होप कॉलेज का विशाल ऑडिटोरियम इस वक्त स्टूडेंट्स के समुद्र जैसा लग रहा था। हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स अपनी सीटों पर जम चुके थे। हवा में एक लगातार गूंजने वाला शोर था। फुसफुसाहटें, हंसी मजाक और आने वाले मेहमानों को लेकर लगाई जा रही अटकलें। एसी की ठंडी हवा भी माहौल की गर्मी को कम नहीं कर पा रही थी। भीड़ के बीच बीच वाली कतार में 3 सहेलियां बैठी थीं, कृति, प्रिया और ईशा। प्रिया अपनी आदत के मुताबिक इधर उधर गर्दन घुमाकर देख रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। अचानक उसकी नजर गेट की तरफ गई और उसकी आंखें चमक उठीं। वहां शुभम खड़ा था, जो भीड़ में रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। प्रिया को जैसे मौका मिल गया। वो अपनी सीट से ऐसे उछलकर खड़ी हुई जैसे स्प्रिंग लगी हो। उसने अपना हाथ हवा में लहराया और पूरे ऑडिटोरियम में गूंजने वाली आवाज में चिल्लाई, शुभम जीजू, ओ शुभम जीजू, इधर, यहां जगह है। सन्नाटा। आसपास बैठे कम से कम 50 लोगों ने मुड़कर प्रिया और फिर बेचारे शुभम को देखा। बगल में बैठी कृति का चेहरा शर्म से लाल टमाटर हो गया। उसने अपना माथा पीट लिया और जल्दी से अपने दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया, जैसे कह रही हो, मैं इसे नहीं जानती, ये मेरे साथ नहीं है। ईशा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई, लेकिन उसने समझदारी दिखाई। उसने प्रिया की टी-शर्ट पकड़कर उसे नीचे खींचा। बैठ जा मेरी माँ, क्यों तमाशा बना रही है, ईशा ने दांत पीसते हुए कहा। उधर शुभम की हालत पतली थी। जीजू शब्द सुनकर वो हड़बड़ा गया था, लेकिन वो एक अच्छा लड़का था। उसने आसपास के स्टूडेंट्स और टीचर्स को देखते हुए एक मासूम और झूठी मुस्कान चिपकाई और सिर झुकाकर तेजी से लड़कियों के पास आ गया। जैसे ही शुभम बैठा, कृति ने चेहरे से हाथ हटाया और प्रिया को अपनी कातिलाना नजरों से घूरा। ईशा भी उसे घूर रही थी। प्रिया ने बड़ी मासूमियत से कंधे उचकाए। क्या है यार, प्रिया ने मुंह बनाते हुए कहा। एक तो सबकी हेल्प करो, ऊपर से मुझ पर ही सब गुस्सा कर रहे हैं। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। कृति ने हाथ जोड़ लिए। बस कर मेरी माँ, रहम कर हम पर, कृति ने तंज कसा। और प्लीज ऐसी मदद मत किया कर कि 4 लोग मिलकर बोले कि बहन आज तो कर दी, आगे से मत करना। मेरी इज्जत का भालूदा बना दिया तूने। ये सुनकर ईशा और शुभम अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वे खिलखिलाकर हंस पड़े, लेकिन प्रिया ने ड्रामेबाजी जारी रखी। उसने अपनी आंखें बड़ी की, मुंह दूसरी तरफ घुमाया और नाक चढ़ाते हुए बोली, जाओ, मैं नहीं बोलती, मुझसे बात मत करना तुम सब, कट्टी। दोस्तों की ये नोक-झोंक चली रही थी कि तभी उनके पीछे से एक बेहद कोमल, सुरीली और मखमली आवाज आई। एक्सक्यूज मी, क्या मेरे लिए भी यहां कोई जगह होगी? ये आवाज इतनी अलग थी कि शोरगुल के बीच भी साफ सुनाई दी। वो चारों, ईशा, कृति, शुभम और प्रिया, एक साथ पलटे और जो उन्होंने देखा उससे उनकी सांसें अटक गईं। वहां सिल्वी खड़ी थी। उसने एक बेहद स्टाइलिश ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, जो उसके दूधिया रंग पर गजब ढा रही थी। उसके सुनहरे बाल कंधों पर खुले थे और ऑडिटोरियम की लाइट्स में चमक रहे थे। उसके चेहरे पर एक हल्की आत्मविश्वास से भरी मुस्कान थी। सिर्फ वो 4 ही नहीं, बल्कि आसपास बैठे लगभग पूरे ऑडिटोरियम की नजरें अब सिल्वी पर थी। जहां से सिल्वी गुजरी थी, वहां लड़कों की गर्दनें 180 डिग्री घूम गई थी। हर तरफ से दबी हुई आवाजें और आहें सुनाई दे रही थी। भाई साहब, यार कितनी खूबसूरत है। ये है कौन? आज से पहले कॉलेज में नहीं दिखी। अबे देखना, दिख नहीं रहा, साक्षात एंजल है, धरती पर उतर आई है। कसम से भाई, इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक सपने में भी नहीं देखी। मेरी तो धड़कन रुक गई। सिल्वी की मौजूदगी ने वहां के तापमान को बढ़ा दिया था। वो ग्लैमर और क्लास का एक जीता जागता नमूना थी। प्रिया, जो अभी तक नाराज होने का नाटक कर रही थी, सिल्वी को देखते ही अपना गुस्सा भूल गई। वो तुरंत खड़ी हो गई। अरे सिल्वी, आप यहां? चहक उठी। आइए आइए। प्रिया सिल्वी को अपनी सीट देने ही वाली थी कि तभी एक छोटा सा ड्रामा और हुआ। प्रिया की सीट के ठीक दूसरी तरफ बैठा एक लड़का, जो सिल्वी को देखकर लट्टू हो चुका था, उसने तुरंत अपनी सीट से खिसकते हुए जगह बनाई। उसने अपनी सबसे चार्मिंग स्माइल दी और सिल्वी को इशारा किया। मैम, यहां बैठिए ना, बड़े प्यार से कहा। यहां बहुत जगह है, प्लीज। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वो सिल्वी पर लाइन मार रहा है और उसे अपने पास बिठाना चाहता है। लेकिन प्रिया इन मामलों में उस्ताद थी। वो लड़कों की जग रग से वाकिफ थी। उसे अपनी नई सहेली सिल्वी को उस रोमियो से बचाना था। प्रिया ने उस लड़के को देखा, एक शैतानी मुस्कान दी और बिजली की फुर्ती से बोली, अरे थैंक यू भैया, आप कितने अच्छे हैं। और इससे पहले कि वो लड़का या सिल्वी कुछ समझ पाते, प्रिया खुद जाकर उस लड़के की खाली की हुई सीट पर धम से बैठ गई। लड़के का मुंह खोला का खोला रह गया। उसका प्लान उल्टा पड़ गया था। अब उसके बगल में खूबसूरत सिल्वी नहीं, बल्कि ड्रामा क्वीन प्रिया बैठी थी। प्रिया ने सिल्वी को अपनी पुरानी जगह यानी लड़कियों के बीच इशारा किया। सिल्वी, तुम वहां बैठो, ईशा के पास। अब सीटिंग कुछ इस तरह थी। सबसे किनारे शुभम, उसके बगल में कृति, फिर ईशा, उसके बगल में सिल्वी और आखिर में प्रिया। ये एक परफेक्ट घेरा बन गया था।
आगे पीछे बैठे लोग अभी भी सिल्वी को घूर रहे थे, लेकिन अब वो अपने दोस्तों के सुरक्षा घेरे में थी। जैसे ही सब सेटल हुए, ईशा ने सिल्वी की तरफ देखा। उसकी आंखों में चमक थी। सिल्वी भाभी, ईशा ने धीरे से पूछा ताकि कोई और न सुन ले, आप यहाँ? भाई ने तो बोला था कि आप लोग यहाँ किसी जरूरी काम से आए हैं, तो क्या वो काम हो गया? सिल्वी ने ईशा के गाल को हल्के से थपथपाया। उसकी आंखों में ध्रुवांश के लिए प्यार तैर रहा था। काम से तो बाकी सब आए थे ईशा, सिल्वी ने सच कहा। मैं तो बस ध्रुवांश के साथ घूमने आई थी। जहां वो वहां मैं, और साथ में तुमसे मिलने का भी बहुत मन था। ईशा मुस्कुरा दी। भाभी का ये प्यार देखकर उसका दिल खुश हो गया। लेकिन प्रिया के कान खड़े थे। वो बीच में कूद पड़ी। वैसे, प्रिया ने जासूसी वाले अंदाज में पूछा, तो आप लोगों ने बताया नहीं कि किस काम से आए थे आप सभी? मतलब इतना बड़ा ग्रुप, कुछ तो बड़ा होगा ना? सिल्वी को जवाब देती उससे पहले ही कृति ने प्रिया को टोक दिया। प्रिया, कभी तो अपना मुंह बंद रखा कर, कृति ने डांटा। तुझे समझ नहीं आता? वो लोग काफी अच्छे और बड़े लेवल के हंटर्स हैं, और आजकल देख रही है ना कैसे अजीब अजीब डीमंस आ रहे हैं जो मरते भी नहीं। हो सकता है वो किसी सिक्योरिटी रीजन से हों या किसी सीक्रेट मिशन पर हों। कृति ने समझाया, हंटर्स के काम कॉन्फिडेंशियल होते हैं, तुझे हर बात की बाल की खाल क्यों निकालनी है? सिल्वी ये सुनकर मुस्कुरा दी। कृति समझदार थी। आप लोग चिंता मत करिए, सिल्वी ने रहस्यमय ढंग से कहा। उन सभी के आते ही आप सभी को सब पता चल जाएगा, बस थोड़ा इंतजार। सिल्वी ने मन ही मन ईशा को देखा और सोचा, और ईशा, तुम्हें तो सबसे बड़ा सरप्राइज मिलेगा। आज तुम देखोगी कि तुम्हारा भाई किस ऊंचाई पर पहुंच चुका है। वो सिर्फ एक हंटर नहीं, एक बनने वाला है। तभी ऑडिटोरियम के स्पीकर्स में एक तीखी आवाज गूंजी। खिश खिश। हेलो, माइक चेक। माइक सेट करने की आवाज के साथ ही प्रिंसिपल की भारी और गंभीर आवाज सुनाई दी। पूरा हॉल शांत हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ने कहा। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आप सभी लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। आप में से कई लोग शायद अफवाहों से जानते होंगे, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। प्रिंसिपल ने गहरी सांस ली। आज आप सबको यहां पर कुछ महान लोगों से मिलवाने के लिए बुलाया गया है, जो बस कुछ ही देर में आते ही होंगे। मेरी आप सबसे विनती है और चेतावनी भी कि हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी की इज्जत बनाए रखने के लिए उनके सामने बहुत ही अच्छे से बिहेव करना। कोई हुड़दंग नहीं, कोई शोर नहीं। प्रिंसिपल की आवाज में जो सम्मान और डर था, उसने छात्रों को और उत्सुक कर दिया। प्रिया ने धीरे से झुककर पूछा, अरे आखिर कौन आने वाला है यार? प्रिंसिपल सर तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री आ रहे हों। शुभम, जो हंटर्स की दुनिया की जानकारी रखता था, उसने सबको समझाना शुरू किया। उसका चेहरा गंभीर था। प्रिया, यहां पर हमारे देश के एम्परर के सक्सेसर आने वाले हैं, दबी आवाज में बताया। एम्परर सक्सेसर? ईशा ने पूछा। हाँ, शुभम ने जारी रखा। यहां पर बहुत से लोग नहीं जानते कि वो कौन है, और लगभग किसी ने उनका चेहरा नहीं देखा होगा। तुमने एम्परर के बारे में तो सुना होगा ना? ईशा और कृति ने सिर हिलाया। हाँ, हमने सुना है। वो हंटर्स की दुनिया के सबसे पावरफुल लोग होते हैं। हर देश पर कंट्रोल करने वाले उनके ही कुछ एम्परर लेवल के हंटर्स होते हैं। शुभम ने सहमति जताई। बिल्कुल सही, वो एम्परर्स वो सरकार से भी ऊपर होते हैं, और वही एम्परर्स अपने हजारों स्टूडेंट्स में से कुछ गिने चुने सबसे ताकतवर लोगों को अपना सक्सेसर चुनते हैं। ये बताया कि ये कितनी बड़ी बात है। जब वो एम्परर खुद हंटर लेवल से ऊपर निकलकर एलिमेंटल लेवल पर जाते हैं, तब उनका सक्सेसर उनकी जगह लेता है। उनकी जानकारी, उनके चेहरे ज्यादा देर तक किसी सोशल मीडिया या वेबसाइट पर रहने नहीं दिए जाते। सिक्योरिटी रीजन से सब डिलीट कर दिया जाता है। इसलिए उन्हें देखना बहुत ही रेयर है। आज हम लेजेंड्स को देखने वाले हैं। ईशा और कृति के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो इतने बड़े लोगों को देखने वाले हैं। जहां इनकी बातें चल रही थी, वही मंच पर कॉलेज के ओनर अपना भाषण दे रहे थे। जैसे ही उनका भाषण खत्म हुआ, एक होस्ट ने माइक संभाला। वो एक खूबसूरत लड़की थी और काफी उत्साहित लग रही थी। तो दोस्तों, होस्ट ने जोश में कहा, इंतजार की घड़ी खत्म हुई। प्लीज सभी अपनी सीट से कुछ देर के लिए खड़े हो जाएं और हमारे आने वाले मेहमानों को वो रिस्पेक्ट दें जिसके वो हकदार हैं। उसकी बात सुनते ही हजारों स्टूडेंट्स एक साथ अपनी सीटों से खड़े हो गए। सन्नाटा और गहरा हो गया। हर नजर स्टेज पर टिकी थी। होस्ट ने अपनी आवाज को और बुलंद किया। तो गाइज,
जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे देश के नौजवान हंटर्स का, वो जो हमारी सुरक्षा की दीवार है, आने वाले समय के एम्परर्स। उसने चिल्लाकर घोषणा की, हम स्वागत करते हैं हमारे देश के 5 एम्परर सक्सेसर्स का। तड़ 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 पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, सीटियां बजने लगीं। तभी ऑडिटोरियम की लाइट धीमी हो गई, स्टेज पर धुआं छोड़ा गया और उस धुएं और अंधेरे के बीच से स्टेज के पिछले हिस्से से 4 परछाइयां धीरे धीरे चलती हुई सामने आने लगी। उनकी चाल में एक ऐसा रौब था, एक ऐसा एटीट्यूड था जिसने हवा का रुख बदल दिया। सबसे बीच में जो परछाई थी, उसने एक लंबा काला ओवरकोट पहना था। उसके चलने का अंदाज किसी शेर जैसा था। ईशा की धड़कनें रुक गईं। उसे वो चाल, वो कद काठी कुछ जानी पहचानी लग रही थी। ये परछाई? क्या ईशा पहचान पाएगी कि उस काले कोट के पीछे और कोई नहीं, उसका अपना भाई ध्रुवांश है? और जब स्टेज की लाइट्स चलेंगी और 5 चेहरे सामने आएंगे तो पूरे कॉलेज का रिएक्शन क्या होगा? कहानी अब अपने सबसे बड़े खुलासे की ओर बढ़ रही है। पर्दा उठने वाला है। क्या आप तैयार हैं?